थर्मो मीन्स क्या होता है, हीट, और डायनेमिक मीन्स मोशन। मतलब इसमें हम हीट और टेम्परेचर के बारे में पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, हीट और टेम्परेचर के बारे में। मतलब इसमें हम कन्वर्जन पढ़ेंगे किसका, थर्मल एनर्जी का, किसमें, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनर्जी में, अदर फॉर्म्स ऑफ एनर्जीज में, ठीक है। या मैं सिंपल सी वर्ड में कहूँ कि थर्मोडायनेमिक्स हमें क्या बताती है, थर्मोडायनेमिक्स प्रिडिक्ट करती है कि रिएक्शन होगी या नहीं होगी, दैट्स अ पॉइंट। रिएक्शन होगी या नहीं होगी ये कौन बताता है, थर्मोडायनेमिक्स। मतलब फिजिबिलिटी ऑफ द रिएक्शन कौन बताता है, थर्मोडायनेमिक्स। ये प्रिडिक्शन करती है कि रिएक्शन, प्रिडिक्ट करती है कि रिएक्शन होगी या नहीं होगी। किस स्पीड से होगी वो हम पढ़ेंगे केमिकल काइनेटिक्स में, रेट ऑफ रिएक्शन क्या रहेगा वो केमिकल काइनेटिक्स, बट होगी या नहीं होगी वो बताएगा थर्मोडायनेमिक्स। चलिए कुछ बेसिक बेसिक कॉन्सेप्ट से थर्मोडायनेमिक्स की स्टार्टिंग करते हैं और फिर हम मूव करेंगे फॉर्मुलेज और डेरिवेशंस की तरफ, ठीक है, और फिर कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे। चलिए सो बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्या है थर्मोडायनेमिक्स में, फंडामेंटल ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या है समझिए। सो फंडामेंटल ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में आप क्या दो टर्म पढ़ेंगे, पहले सिस्टम एंड सराउंडिंग। सबसे इंपॉर्टेंट बात है सिस्टम और सराउंडिंग को समझना। व्हाट इज सिस्टम, व्हाट इज सराउंडिंग, ठीक है। अभी मैं किसी चेयर पे बैठा हुआ हूँ, ठीक है। सो ये मान लो, जैसे कि मान लो मैं एक आपको एग्जांपल देता हूँ। सपोज ये कोई रिएक्शन हो रही है, मान लीजिए कोई ए प्लस बी के बीच में रिएक्शन हो रही है और ये रिएक्शन इतने स्पेस ऑक्यूपाई कर रही है, ठीक है, यहाँ तक ये। तो ये इसके बाहर वाला ये भी सराउंडिंग है, ये भी क्या है, सराउंडिंग, और जो एक्सटर्नल पार्ट है वो भी क्या है, सराउंडिंग, ये भी क्या है, सराउंडिंग। बस ये क्या है, सिस्टम। मतलब जो पार्ट इन्वेस्टिगेशन में, जो पार्ट कंसिडरेशन में, उसे हम क्या कहेंगे, सिस्टम, उसे हम क्या कहेंगे, सिस्टम। उसके अलावा जो रिमेनिंग पार्ट है उसे क्या कहेंगे, सराउंडिंग। आपने एक चीज देखी कि सिस्टम और सराउंडिंग दोनों मिलके क्या देंगे, यूनिवर्स, क्या देंगे, यूनिवर्स। सो आप क्या कहेंगे, सिस्टम प्लस सराउंडिंग इक्वल टू यूनिवर्स। चलिए मूव करेंगे डेफिनेशंस की तरफ। सिस्टम क्या है, अ रीजन और ए पार्ट ऑफ द यूनिवर्स अंडर कंसिडरेशन फॉर एनालिसिस इज कॉल्ड ए सिस्टम, ठीक है। जिसमें कंसिडरेशन हो रहा है, जिसमें इन्वेस्टिगेशन हो रहा है, जिसपे काम हो रहा है, उसे हम क्या कहेंगे, सिस्टम। इट कैन बी डिफाइंड बाय इट बाउंड्रीज विच सेपरेटेड फ्रॉम इट सराउंडिंग। आप देख सकते हैं सिस्टम को सराउंडिंग से सेपरेट किया गया, ठीक है। ये पूरा सराउंडिंग है, ये आप देख सकते हैं सराउंडिंग, और ये क्या हो गया आपका, सिस्टम। ये क्या है आपका, सिस्टम। सराउंडिंग क्या है, एवरीथिंग, एवरीथिंग एक्सक्लूड सिस्टम, एवरीथिंग एक्सटर्नल टू द सिस्टम इज कॉल्ड सराउंडिंग, एवरीथिंग एक्सटर्नल टू द सिस्टम इज कॉल्ड सराउंडिंग। तो हमें ये सिस्टम और सराउंडिंग को ध्यान से समझना है, सिस्टम और सराउंडिंग को क्या करना है, ध्यान से समझना है। नेक्स्ट बात आती है आपकी टाइप्स ऑफ सिस्टम। टाइप्स ऑफ सिस्टम में आप क्या समझते हैं, फर्स्ट सिस्टम होता है आपका क्लोज सिस्टम। कौन सा सिस्टम, क्लोज सिस्टम। सेकंड आपका ओपन सिस्टम। थर्ड आपका आइसोलेटेड सिस्टम। चलिए वर्ड खुद से बता रहा है, जैसे आइसोलेटेड वर्ड तो आपने अभी लास्ट ईयर जो हमारी पेंडेमिक सिचुएशन आई थी उसमें भी वर्ड सुना है, आइसोलेटेड। आइसोलेटेड मतलब एकदम से अलग, है ना, एकदम से क्या कर दिया, अलग। मतलब आइसोलेटेड वर्ड, क्या मान लो किसी पर्सन को आइसोलेट कर दिया गया तो वहां पर हर किसी पर्सन का जाना अलाउड है, नहीं। हर किसी पर्सन का आना अलाउड नहीं। तो मतलब हुआ क्या, वहां से एक तरह से क्या हो चुका है, स्टॉप हो चुका है। क्या हो चुका है, वहां से एंट्री और एग्जिट स्टॉप। मतलब आइसोलेटेड को समझाता हूं पहले मैं आपको। यहाँ पे दो ही बातें होंगी, देखो, एक तो मैटर होगा और एक एनर्जी होगी। इन तीनों सिस्टम में हम दो बातों के ट्रांसफर की बात करेंगे, मैटर और एनर्जी। कहाँ से कहाँ, हमारे पास दो ही तो चीजें हैं, एक तो सिस्टम है और एक सराउंडिंग है। हमारे पास दो चीजें हैं, एक सिस्टम है आपका और एक सराउंडिंग है। सिस्टम और सराउंडिंग में किस चीज का ट्रांसफर हो रहा है, किस चीज का ट्रांसफर नहीं हो रहा है, उसे हम क्या कहेंगे, उसी के अकॉर्डिंग आपके टाइप्स ऑफ सिस्टम हो जाते हैं। उसी के अकॉर्डिंग क्या हो जाएंगे आपके टाइप्स ऑफ सिस्टम। अगर मैं बात कर रहा हूँ आइसोलेटेड सिस्टम की, सो ना तो मैटर ट्रांसफर होगा ना एनर्जी ट्रांसफर होगा, ठीक है। अ सिस्टम दैट डज नॉट अलाउ द ट्रांसफर ऑफ एनर्जी और मास विद इट सराउंडिंग। एक सिंपल एग्जांपल से समझते हैं, सिंपल एग्जांपल। मान लीजिए आपको चाय पीनी है, यू वांट टू ड्रिंक अ टी, कप ऑफ टी, ठीक है। सो आपने क्या किया, गैस को ऑन किया, सपोज करिए दिस इज द बर्नर, है ना, और इस पे मैंने क्या किया, एक ये मेरा बर्तन है जिसमें मैं चाय बना रहा हूँ, ठीक है। सो इसमें आप चाय बना रहे हो, होगा क्या, अभी आपने इसमें वाटर यूज़ किया और जो भी मटेरियल आपको यूज़ करना है, मिल्क एंड टी लीव्स एनीथिंग, राइट, वो आपने ऐड किया, चाय बनने लगी। होगा क्या, स्टीम आएगी ऊपर की तरफ, है ना, स्टीम आ रही है, ठीक है। क्या स्टीम आ रही है और स्टीम गर्म है ठंडी है, गर्म होगी। तो डेफिनेटली आप क्या कहेंगे कि स्टीम के साथ साथ यहाँ पे एनर्जी ट्रांसफर हो रही है, मतलब मैटर भी ट्रांसफर हो रहा है और एनर्जी भी ट्रांसफर हो रही है। उसके बाद दूसरा केस क्या किया आपने, इसको एक कवर कर दिया एक प्लेट से। ये मैंने लिया प्लेट और इसको कर दिया कवर, एकदम पैक।
अभी जो भी स्टीम थी वो अंदर ही है। आपने देखा होगा जब आप चाय बनाते होंगे, कभी आपने बना के देखी होगी, तो जब आप चाय को उस प्लेट को हटाते तो उसके ऊपर ड्रॉपलेट्स दिखते हैं आपको, है ना, थोड़ी सी ठंडे होने के बाद। तो आपने क्या देखा, आपने ये देखा कि वहां से जो मैटर था उसका ट्रांसफर रुक गया। मतलब अभी इस वाले केस में जब मैंने प्लेट से कवर कर दिया है तो मैटर ट्रांसफर नहीं हो रहा है, बट क्या ट्रांसफर हो रहा है, एनर्जी अभी भी ट्रांसफर हो रही है ना। अगर आपने थोड़ी देर बर्नर को बंद कर दिया तो वो ठंडी ही होने लगेगी, है ना। मतलब हॉट टू कोल्ड मूवमेंट होने लगेगी हीट की। अब हीट क्या है वो सारी बातें पढ़ेंगे, ठीक है। अगर मैंने क्या किया, अगर मैंने इस टाइप से इस चाय को ट्रांसफर कर दिया किसी थर्मस फ्लास्क में, जैसे होता है ना, थर्मस फ्लास्क आते हैं डिफरेंट डिफरेंट कंपनीज के, तो उनमें क्या होता है कि वो बोलते हैं कि 12 घंटे तक जिस टेम्परेचर पे आप रखोगे उसी टेम्परेचर मेंटेन रहेगा 12 घंटे तक या 24 घंटे तक या 18 घंटे तक, जो भी है। सो मान लीजिए वो मेंटेन कर रहा है, मैं उसी टाइम लिमिट की बात कर रहा हूँ, उसी टाइम लिमिट के अंदर की बात कर रहा हूँ। तो अगर मान लीजिए मैंने उसके अंदर कुछ मैटर दे दिया और उसके अंदर कुछ मतलब मैटर गर्म है, सपोज करिए हॉट है, ठीक है, मतलब एनर्जी है तो वो ना तो एनर्जी बाहर जा रही है ना अंदर आ रही है, मतलब ना गर्म हो रहा है ना ठंडा हो रहा है, सेम टेम्परेचर बनाए हुए है वो उस 12 घंटे तक, मान लीजिए 12 घंटे की लिमिट है, 12 घंटे तक। सो हुआ क्या, यहाँ से तीन बातें क्लियर हो चुकी हैं। आप देखिए एक बार क्लियर करते हैं। ओपन सिस्टम, ओपन सिस्टम में क्या है, मैटर भी ट्रांसफर हो रहा है, जैसे चाय वाला एग्जांपल अभी प्लेट से कवर नहीं किया, और एनर्जी भी ट्रांसफर हो रही है, मतलब सिस्टम टू सराउंडिंग। अगर मैटर और एनर्जी दोनों ट्रांसफर हो, दैट इज नोन एज ओपन सिस्टम, ए सिस्टम दैट अलाउज अ ट्रांसफर ऑफ बोथ एनर्जी एंड मास विद इट्स सराउंडिंग, ठीक है। दिस इज द डेफिनेशन। क्लोज सिस्टम मैंने आपको क्या बताया, क्लोज सिस्टम वेरी सिंपल, मैटर वहीं की वहीं है, ट्रांसफर नहीं हो रहा है, एनर्जी ट्रांसफर हो रही है। तो मैटर डज नॉट ट्रांसफर, ठीक है, मैटर ट्रांसफर नहीं हो रहा है। ए सिस्टम दैट अलाउज द ट्रांसफर ऑफ व्हाट, ओनली एनर्जी नॉट मैटर, ओनली एनर्जी नॉट मैटर विद इट्स सराउंडिंग। मतलब सिस्टम टू सराउंडिंग या सराउंडिंग टू सिस्टम ओनली एनर्जी ट्रांसफर हो रही है। इन केस ऑफ क्लोज सिस्टम नो मैटर ट्रांसफर, ठीक है, मैटर इज नॉट ट्रांसफर्ड हियर फ्रॉम सिस्टम टू सराउंडिंग और सराउंडिंग टू सिस्टम। अगर मैं आइसोलेटेड सिस्टम की बात करूं तो आप देख सकते हैं ना तो मैटर ट्रांसफर हो रहा है ना एनर्जी ट्रांसफर हो रही है। मतलब आइसोलेटेड में क्या किया मैंने, थर्मस फ्लास्क यूज कर लिया उस टाइम, थर्मस फ्लास्क के लाइक टाइम लिमिट की मैं बात कर रहा हूँ, बट मैं आइसोलेटेड सिस्टम को मैं टाइम लिमिट नहीं कंसिडर कर रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ आइसोलेटेड कोई सिस्टम है, ना तो वो एनर्जी ट्रांसफर करेगा ना वो मैटर ट्रांसफर करेगा फ्रॉम सिस्टम टू सराउंडिंग और सराउंडिंग टू सिस्टम, ठीक है, और सराउंडिंग टू सिस्टम। ये है हमारे टाइप्स ऑफ सिस्टम। मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, आपके 3 टाइप के सिस्टम होंगे। फर्स्ट सिस्टम होगा ओपन सिस्टम, जिसमें मैटर, चलिए एक टेबुलर फॉर्म में मैं आपको शो कर देता हूँ। आपके 3 टाइप के सिस्टम है, ओपन हो गया, क्लोज्ड हो गया और आइसोलेटेड हो गया। थर्ड कौन सा है, आइसोलेटेड। आइसोलेटेड तो मुझे खुद से एकदम से फीलिंग से आ जाती है कि आइसोलेटेड वर्ड का मतलब तो ये हो गया कि ना तो मैटर ट्रांसफर करेगा ना एनर्जी ट्रांसफर होगी, सिस्टम टू सराउंडिंग और टू सराउंडिंग टू सिस्टम। तो समझिए ध्यान से, एनर्जी को मैं बोलूंगा E और मैटर को मैं बोलूंगा M, ठीक है। अगर मैं डेल्टा बोल देते हैं, अगर मान लो ट्रांसफर होता तो कुछ ना कुछ चेंज होता, तो डेल्टा E नॉन जीरो हो जाता। अगर डेल्टा E जीरो है, डेल्टा M जीरो, तो मतलब ट्रांसफर नहीं हो रहा है। चलिए मैं फर्स्ट बात करता हूँ ओपन सिस्टम की, फिर मैं बात करूंगा क्लोज सिस्टम की, फिर मैं बात करूंगा आइसोलेटेड सिस्टम की। कितनी अच्छी बात है, देखो ओपन सिस्टम में क्या हो रहा है, मैं बात करूंगा यहाँ पे डेल्टा E और मैं यहाँ पे बात करूंगा डेल्टा M। ओपन सिस्टम कह रहा है कि डेल्टा E ट्रांसफर हो रहा है, मतलब एनर्जी ट्रांसफर हो रही है, तो डेल्टा E क्या होगा, नॉन जीरो। क्यों होगा नॉन जीरो, क्योंकि मान लीजिए अंदर एनर्जी E1 सिस्टम पे और बाहर एनर्जी E2, तो मतलब एनर्जी ट्रांसफर हो रही है। E1 की एनर्जी मान लीजिए कम हुई, तो कम हुई ना, तो फाइनल E1 से E2 गया, E1 से अगर E2 गया, E2 मान लो उसकी फाइनल स्टेट, E1 मान लो इसकी इनिशियल स्टेट, तो डेल्टा E क्या आया, नॉन जीरो। कुछ ना कुछ तो हुआ ट्रांसफर। सो ओपन सिस्टम में क्या आएगा, डेल्टा E नॉन जीरो, मैटर भी ट्रांसफर हो रहा है, मतलब डेल्टा M भी क्या आया, नॉन जीरो। क्लोज सिस्टम में एनर्जी ट्रांसफर हो रही है, बिल्कुल ठीक बात है, नॉन जीरो। मैटर ट्रांसफर नहीं हो रहा है, मतलब डेल्टा M हो गया जीरो। पक्की बात भाई, मान लो स्टार्टिंग में मैटर M1, फाइनल भी मैटर M1 ही रहा, मैटर ट्रांसफर नहीं हुआ, मतलब डेल्टा M क्या है, जीरो। आइसोलेटेड सिस्टम कहता है ना तो एनर्जी ट्रांसफर मतलब डेल्टा E भी जीरो कर दो, और ना ही मैटर ट्रांसफर मतलब डेल्टा M भी जीरो कर दो। परफेक्ट। सो इस टेबुलर फॉर्म से भी आप इजीली समझ सकते हैं ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम, आइसोलेटेड सिस्टम। मैंने आपको एग्जांपल से बताया। अब मूव करते हैं कुछ इंपोर्टेंट टर्म्स, बट दीज आर फंडामेंटल टर्म्स, ठीक है। सो नेक्स्ट है आपके वॉल्स इन ए सिस्टम। वॉल्स हो सकते हैं 3 टाइप के, डायाथर्मिक, एडियाबैटिक और रिजिड वॉल। डायाथर्मिक क्या कहती है, डायाथर्मिक ये कहती है कि अलाउ करेगी हीट को सिस्टम टू सराउंडिंग और सराउंडिंग टू सिस्टम। एडियाबैटिक कहती है कि मैं अलाउ नहीं करूंगी। तो डायथर्मिक वॉल में क्या है, हॉट टू कोल्ड जा सकते हैं और कोल्ड टू हॉट आ सकते हैं, ठीक है। मतलब आपने चाय का कप लिया,
प्लास्टिक का कप लिया, उसमें चाय रख दी और थोड़ी देर बाद कप क्या हो जाएगा, ठंडा हो जाएगा। मतलब क्या हुआ, एनर्जी सिस्टम टू सराउंडिंग और सराउंडिंग टू सिस्टम ट्रांसफर हो सकती है इजीली। ठीक है, सराउंडिंग टू सिस्टम, सिस्टम टू सराउंडिंग इजीली ट्रांसफर हो सकती है। उस वॉल को हम बोलते हैं डायाथर्मिक वॉल। मतलब ये वाली वॉल जो कप की जो वॉल है वो डायाथर्मिक वॉल है। बट अगर थर्मस फ्लास्क की बात कर लें तो वो क्या कह रहा है, a wall that does not allow heat transfer between the system and its surrounding। मतलब थर्मस फ्लास्क क्या कर रहा है, जो हीट अंदर है वो अंदर ही रहेगी, बाहर से उसको कोल्डनेस नहीं मिलेगी और ना ही वो हीट बाहर आएगी। मतलब एडियाबेटिक वॉल। अगर थर्मस फ्लास्क की बात करो तो एक टाइम लिमिट होगी। ऐसा नहीं कि आपने थर्मस फ्लास्क में रख दिया और वो 25 दिन तक 30 दिन तक रहा उसी टेम्परेचर पे। नहीं, हर कंपनी अब एक टाइम लिमिट देती है, एक क्वालिटी बनाती है उस टाइप से। ठीक है, बट मैं एक वॉल के बारे में बता रहा हूँ कि एडियाबेटिक वॉल में क्या है, हीट अंदर के अंदर ही बनी रहेगी। मतलब जिस टेम्परेचर पे आपने किया है उसी टेम्परेचर मेंटेन बना रहेगा। उस टाइप को बोलते हैं हम एडियाबेटिक वॉल। मतलब एडियाबेटिक वॉल के अंदर क्या होगा, ए वॉल दैट डज नॉट अलाउ हीट ट्रांसफर बिटवीन द सिस्टम एंड इट्स सराउंडिंग। मतलब यहाँ पे हीट चेंज क्या हुआ, जीरो। मतलब अंदर जितनी थी उतनी रही, मतलब DQ जीरो बोल सकते हो एडियाबेटिक के लिए। बिल्कुल ठीक बात। रिजिड वॉल कहती है वॉल दैट डज नॉट अलाउ एनी चेंज इन वॉल्यूम। तो वॉल्यूम चेंज नहीं होती, तो रिजिड वॉल के केस में DV क्या हो जाएगा, या डेल्टा V बोल दो, DV बोलते हैं, डेल्टा V क्या हो जाएगा, जीरो। बिल्कुल ठीक बात। मैं रिपीट कर देता हूँ, डायाथर्मिक वॉल क्या होगी, अ वॉल दैट अलाउज द हीट ट्रांसफर बिटवीन द सिस्टम एंड इट्स सराउंडिंग। वो क्या होगी, जो हीट ट्रांसफर को अलाउ करें, डायाथर्मिक। जो अलाउ ना करे हीट को वो क्या होगी, एडियाबेटिक। जो वॉल्यूम चेंज ना करे, मतलब अ वॉल दैट डज नॉट अलाउ एनी चेंज इन वॉल्यूम ऑफ द सिस्टम, उसे कहेंगे रिजिड वॉल। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बातों पे मूव करते हैं, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी और इंटेंसिव प्रॉपर्टी। चलिए, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी और इंटेंसिव प्रॉपर्टी क्या कहती है। एक्सटेंसिव वर्ड से समझते हैं। आपने क्या किया, आपने लिया एक बीकर में पानी, ये ले लिया जी वाटर। ठीक है, एक बीकर में मैंने वाटर ले लिया, कितना, 100 ग्राम वाटर। अच्छा, मैं मान के चलता हूँ वाटर की डेंसिटी 1 ग्राम पर ml है, तो 100 ml भी बोल सकते हैं। ठीक है जी, सही बात है। फ्रीजिंग पॉइंट इसका कितना होता है वाटर का, एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे बात कर रहा हूँ मैं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे 0 डिग्री सेल्सियस। बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है वाटर का, 100 डिग्री सेल्सियस। आपने क्या किया, आपके पास 2 फ्रेंड थे, एक फ्रेंड ए एक फ्रेंड बी। एक गिलास पानी था, ठीक है। आपने क्या किया कि चल भाई उसे भी थोड़ा सा पानी चाहिए, उसे भी पानी चाहिए। आपने क्या किया, इस 100 ग्राम को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। ठीक है, इसके पास आया 50 ग्राम वाटर, इसके पास भी आ गया 50 ग्राम वाटर। अब मुझे बताइए, क्या जो ए के पास 50 ग्राम वाटर है या 50 ml जो वाटर है, क्या उसका बॉइलिंग पॉइंट चेंज हुआ है या उसका मेल्टिंग पॉइंट चेंज हुआ है। मैंने ए से कहा कि आप इसे हीट करिए, ए ने हीट करना स्टार्ट किया। मैंने बी से कहा आप भी हीट करिए, बी ने भी हीट करना स्टार्ट किया। दोनों एक ही उस पर बैठे हुए हैं, मतलब एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे। हुआ क्या, इसके लिए फ्रीजिंग पॉइंट 0 डिग्री सेल्सियस है, और जब हीट कर रहा था तो बॉइलिंग पॉइंट आया 100 डिग्री सेल्सियस। विद द हेल्प ऑफ थर्मामीटर वो कैलकुलेट कर रहे थे, इसके लिए भी फ्रीजिंग पॉइंट 0 डिग्री सेल्सियस आ गया, बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस आ गया। अगर ऐसा हो रहा है तो समझिए कि ये एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी हो गई। कौन सी एक्सटेंसिव और कौन सी इंटेंसिव। वॉल्यूम, क्या एंटायर वॉल्यूम सेम है, मतलब अगर डिवीजन के साथ प्रॉपर्टीज चेंज हो, एंटायर सिस्टम की से अलग हो जाएं, तो उसे हम क्या कह देंगे, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। मतलब वो डिपेंड करती हैं, दीज प्रॉपर्टीज डिपेंड ऑन द साइज और एक्सटेंट ऑफ द सिस्टम। जैसे मास हो गया, मास चेंज होगा, अगर आपने एक बड़ा सा पीस लिया, उसको 2 पीस में डिवाइड कर दिया, तो अगर वो 100 ग्राम का था तो 50-50 अगर इक्वल डिवाइड किया तो मास चेंज हुआ ना, वॉल्यूम चेंज हुई ना। एनर्जी चेंज होती है, मास चेंज होगा, वॉल्यूम चेंज होगी, एनर्जी चेंज होगी। दीज आर एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। कैसी प्रॉपर्टीज हैं, एक्सटेंसिव। क्या चेंज नहीं हुआ, फ्रीजिंग पॉइंट चेंज नहीं हुआ, बॉइलिंग पॉइंट चेंज नहीं हुआ, मतलब ये क्या हुई आपकी इंटेंसिव प्रॉपर्टी। इंटेंसिव प्रॉपर्टी इस बात पे डिपेंड नहीं करता कि उसकी क्वांटिटी क्या है। मैं आप सिंपल वर्ड्स में कहूं, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी डिपेंड करती है क्वांटिटी पे, क्वांटिटी ऑफ मैटर। और इंटेंसिव प्रॉपर्टी डिपेंड करेंगे आपकी किस पे, क्वालिटी ऑफ मैटर, या मैं कहूं नेचर ऑफ मैटर। क्या कहूं, नेचर ऑफ मैटर, नेचर ऑफ मैटर। अगर आपने इसकी जगह सपोज करिए वाटर की जगह ए को दे दिया वाटर और बी को दिया आपने एसीटोन, बी को क्या दे दिया, एसीटोन, क्या कंडीशन सेम रहेंगी, बिल्कुल नहीं रहेंगी। अमाउंट सेम रहेगा, मान लो 50 ग्राम उसको दिया, 50 ग्राम में उसको दे दिया, 50 ml उसको दे दिया, बट ये फ्रीजिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट तो चेंज हो जाएंगे। बिल्कुल ठीक बात। तो इंटेंसिव प्रॉपर्टी डिपेंड करती है नेचर पे
और एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी डिपेंड करती है क्वांटिटी पे। अगर क्वांटिटी चेंज हो रही है डिवीजन के साथ, एंटायर सिस्टम से प्रॉपर्टी चेंज हो रही है, तो उसे बोल देते हैं एक्सटेंसिव। और अगर डिवीजन के साथ, डिवीजन कितना ही कर लो, इसको 100 को ना 10 में कर दो, 10 में 10 पीसेस में 10 बीकर्स में कर दो, तब भी कुछ नहीं हुआ। बॉइलिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट फिर भी उतना ही, मतलब इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। सो टेम्परेचर, प्रेशर, डेंसिटी, ये क्या है आपकी इंटेंसिटी प्रॉपर्टी। कैसी प्रॉपर्टीज? इंटेंसिव। पीएच, ये क्या है? इंटेंसिव प्रॉपर्टी, ठीक है। विस्कोसिटी क्या है? इंटेंसिव प्रॉपर्टीज। तो इन चीजों का ध्यान रखना है। जैसे एग्जांपल दिया गया कि V वॉल्यूम था, T टेम्परेचर था, अब V/2 कर दिया, वॉल्यूम को हाफ कर दिया, इधर भी V/2 कर दिया, सेपरेशन कर दिया, फिर भी टेम्परेचर T है। मतलब हुआ क्या? टेम्परेचर इंटेंसिव प्रॉपर्टी है बट वॉल्यूम एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। फिर से रिपीट कर देता हूं, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज डिपेंड करती हैं, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी डिपेंड करती हैं आपकी क्वांटिटी पे। किस पे? क्वांटिटी। और इंटेंसिव प्रॉपर्टी डिपेंड करती है क्वालिटी, मतलब नेचर पे, ठीक है। तो अगर नेचर चेंज हुआ तो इंटेंसिव प्रॉपर्टी चेंज होगी, बट अगर अमाउंट चेंज होता रहा, क्वांटिटी चेंज होती रही और नेचर सेम ही है। अगर वाटर है, पहले 1 लीटर था, फिर उसको 100, फिर 1 लीटर को डिवाइड कर दिया 100 में, फिर 100 ml को डिवाइड कर दिया 10 में, अरे कितना भी चेंज कर लो इंटेंसिव ही रहेगा। मतलब उसका जो बॉइलिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट है, उसी एक कंडीशन पे एट पर्टिकुलर एटमॉस्फेरिक प्रेशर वो सेम ही रहेगा, ठीक है, चेंज नहीं होगा। तो ये है आपका हुआ एक्सटेंसिव और इंटेंसिव प्रॉपर्टी। इजी सी बात है। नेक्स्ट बात आती है स्टेट फंक्शन और पाथ फंक्शन। स्टेट फंक्शन और पाथ फंक्शन समझाने के लिए मैं आपको क्या कह सकता हूँ कि आपको जाना है, सपोज करिए आप यहाँ से निकले घर से, ये आपका है जी घर, ठीक है। एक बंदा ए होम से अपने निकला, दिस इज ऑफिस, ऑफिस जाना है, ठीक है। अब इसके बहुत सारे रास्ते हैं, एक ये रास्ता इसने यूज किया, एक रास्ता ये वाला यूज किया, एक रास्ता कुछ ऐसे ऐसे जा रहा था, ये यूज कर लिया, एक रास्ता और भी टफ था इस टाइप से, इतना घूम के, ये देखो ये देखो ये देखो ये देखो, ये आ गया। एक रास्ता कुछ ऐसे था, आपने क्या देखा? ये इनिशियल पोजीशन, ये क्या है? फाइनल पोजीशन। इनिशियल टू फाइनल, पाथ ए, पाथ बी, पाथ सी, पाथ डी, पाथ ई। चाहे उसने पाथ ए यूज किया है, बी यूज किया है, सी यूज किया है, डी यूज किया है, ई यूज किया है, सभी पाथ्स के थ्रू वो कहाँ गया है? ऑफिस, पहुंच गया ऑफिस। इनिशियल और फाइनल पोजीशंस क्या है? सेम। समझिए ध्यान से, इनिशियल और फाइनल पोजीशंस क्या है? सेम। अगर आपकी इनिशियल और फाइनल पोजीशन सेम है तो इसका मतलब ये हुआ, क्या हुआ इसका मतलब? इनिशियल और फाइनल पोजीशन सेम है तो जो टाइप के फंक्शन हमें पढ़ने, एक स्टेट फंक्शन और एक पाथ फंक्शन। वर्ड खुद ही बता रहा है, स्टेट फंक्शन सिर्फ स्टेट पे डिपेंड करेगा। कौन सी स्टेट? इनिशियल और फाइनल, इनिशियल और फाइनल। इनिशियल और फाइनल स्टेट उसने अटेन की है या नहीं, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग स्टेट फंक्शन होगा, बट किस तरीके से किया उस बात से स्टेट फंक्शन को कुछ भी लेना देना नहीं है। बात आती है पाथ फंक्शन की। पाथ फंक्शन डिपेंड करता है कि उसने कौन सा पाथ यूज किया है, विच पाथ उसने यूज किया टू अटेन दैट पर्टिकुलर फाइनल स्टेट फ्रॉम इट्स इनिशियल स्टेट, उसे हम क्या कह देते हैं? क्या कह देते हैं बताइए? पाथ फंक्शन। समझिए ध्यान से। मान लीजिए आपको ऑफिस पे जाना है 5th फ्लोर पे, ठीक है, आपको ऑफिस पे जाना है 5th फ्लोर पे। दूसरी कंडीशंस लेते हैं। अब ये आप ऑफिस पहुंच चुके हो एंड ये आपकी 10 फ्लोर की बिल्डिंग है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। कितने फ्लोर बताए मैंने? 10 फ्लोर। चलिए 10 फ्लोर लिख देते हैं। आप ये 1st फ्लोर, ये 2nd फ्लोर, ये 3rd फ्लोर, ये 4th फ्लोर, ये 5th फ्लोर, 6th फ्लोर, 7th फ्लोर, 8 9 और 10, ठीक है। आपको जाना 7th फ्लोर पे। आपका जो ऑफिस एड्रेस है प्रॉपर वो है 7th फ्लोर, 7th फ्लोर इस पर्टिकुलर बिल्डिंग में, ठीक है जी। आप पहुंच गए ग्राउंड फ्लोर पे। ग्राउंड फ्लोर से 2 तरीके हैं, आप या तो लिफ्ट ले लीजिए या आप यूज करिए, क्या यूज कर सकते हैं? स्टेयर्स। या तो आपने ली लिफ्ट और या आपने यूज की स्टेयर्स। अगर आपने ली लिफ्ट तो मुझे बताइए आप उतना ही थकेंगे क्या 1st से 8 तक जाने में, या 7 तक? चल 7 तो आपका ऑफिस है, 1st से 7, लिफ्ट से जा रहे हैं 1 to 7, स्टेयर से जा रहे हैं 1 to 7। थकावट किस केस में ज़्यादा होगी? स्टेयर्स वाले में।
मतलब वर्क कहाँ ज़्यादा किया, इस वाले में मोर वर्क, है ना, और इस वाले में क्या किया, लेस वर्क। मतलब एनर्जी ज़्यादा कहाँ यूज़ हुई, जल्दी बताइए। मैं वर्क ना बोल के मैं क्या बोलूँगा, एनर्जी। क्या वर्ड यूज़ करूँगा, लेस एनर्जी यूज़, लेस एनर्जी यूज़। इसमें तो बस खड़े रहे थे, ऊपर पहुँच गए आराम से 7th फ्लोर पे, और यहाँ पे मोर एनर्जी यूज़ हुई, मोर एनर्जी यूज़ हुई। बट अगर मैं बात करूँ क्या आपके ऊपर पहुँचने के बाद, ठीक है, ऊपर पहुंचने के बाद नीचे जो आपकी पोटेंशियल एनर्जी, ऊपर जो पोटेंशियल एनर्जी थी, चाहे आपने स्टेयर्स यूज़ किए या आपने लिफ्ट यूज़ किया, पोटेंशियल एनर्जी तो दोनों केसेस में सेम रहेगी, क्योंकि आप 7th फ्लोर पे पहुंच चुके हैं। समझ रहे हो मेरी बात को? मतलब यहाँ पे ये हुआ कि एनर्जी इज ए स्टेट फंक्शन, एनर्जी डिपेंड कर रही है कि आपकी फर्स्ट और 7 क्या पोजिशन है, ठीक है। बट वर्क इज ए पाथ फंक्शन, वर्क क्या हो गया, पाथ फंक्शन। वर्क डिपेंड कर रहा है, वर्क किस क्या डिपेंड कर रहा है, एनर्जी यूज ना करके हम क्या यूज करेंगे, मतलब एनर्जी इन टर्म्स ऑफ वर्क बात करें हम, ठीक है। तो वर्क डिपेंड कर रहा है आपका, यहाँ पे लेस वर्क हुआ है और यहाँ पे क्या हुआ है, मोर वर्क। यहाँ पे क्या हुआ, मोर वर्क। तो वर्क इस बात पे डिपेंड कर रहा है कि आपने स्टेयर्स यूज किए हैं, आपने लिफ्ट यूज किए, ठीक है। अगर आपने स्टेयर्स यूज किए तो आपने ज़्यादा काम किया, तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो पाथ पे डिपेंड कर रहा है, जो वर्क है वो किस पाथ पे डिपेंड कर रहा है कि आपने कौन सा पाथ यूज किया है उस पर्टिकुलर फाइनल स्टेट को अटेन करने के लिए। बट लिफ्ट का अगर आप यूज़ कर रहे हो तो आप लेस वर्क कर रहे हो, कम थकोगे। अगर कम थकेंगे तो डेफिनेटली क्या होगा कि आपके इनिशियल टू फाइनल जाने के लिए आपने उस फाइनल स्टेट को अटेन करने के लिए कम वर्क किया, ठीक है। सो अभी समझते हैं इस बात को, स्टेट फंक्शन और पाथ फंक्शन की डेफिनेशन। तो स्टेट फंक्शन और पाथ फंक्शन की डेफिनेशन क्या कहती है, स्टेट फंक्शन डिपेंड्स ओनली ऑन द स्टेट ऑफ द सिस्टम, नॉट ऑन द पाथ। कौन सा पाथ यूज किया है उस पर्टिकुलर स्टेट तक पहुंचने के लिए, इस बात पे डिपेंड नहीं करता कौन, स्टेट फंक्शन। नाम ही बता रहा है स्टेट फंक्शन। एग्जांपल टेम्परेचर, आप चाहे नीचे हो या ऊपर हो, आपका टेम्परेचर, ठीक है। प्रेशर, इंटरनल एनर्जी, ये क्या है आपकी, क्या है ये, स्टेट फंक्शन। क्या है ये, स्टेट फंक्शन। आपने एक बीकर में वाटर लिया, आपने उसको बर्नर से गर्म करो, आप इंडक्शन का यूज़ करो, आप गैस का यूज़ करो, आप रोड का यूज़ करो, कोई भी इलेक्ट्रिकल एप्लायंस या कोई भी चीज़ यूज़ करो जिसके थ्रू आप उसको बॉईल कर रहे हो। बट टेम्परेचर सपोज करिए 100 डिग्री सेल्सियस तक आपने पहुंचा दिया हर किसी केस में, तो होगा क्या, उसको इस बात से मतलब नहीं टेम्परेचर को 100 डिग्री सेल्सियस कैसे पहुंचा है, उसको मतलब है कि 100 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया, मतलब स्टेट फंक्शन है टेम्परेचर, क्योंकि वो पाथ पे डिपेंड नहीं कर रहा, वो डिपेंड कर रहा है कि अटेन हुआ है या नहीं, ठीक है। सेम प्रेशर, सेम इंटरनल एनर्जी। सो ये आप देख सकते हैं, इस टाइप से कुछ डायग्राम्स है जिसमें एक इनिशियल टू फाइनल और इनिशियल टू फाइनल आपको शो किया गया। तो स्टेट फंक्शन क्या है, मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, स्टेट फंक्शन डिपेंड्स ओनली ऑन द इनिशियल एंड फाइनल स्टेट ऑफ द सिस्टम, नॉट ऑन द पाथ जो उसने अटेन किया है उस पर्टिकुलर स्टेट को अटेन करने के लिए। बट पाथ फंक्शन खुद से ही वर्ड से बता रहा है कि पाथ फंक्शन डिपेंड्स ओनली ऑन हाउ दैट स्टेट इज रीच्ड एंड व्हाट पाथ वाज यूज्ड, ठीक है। कौन सा पाथ यूज किया है, ज्यादा पाथ यूज किया होगा तो मतलब स्टेयर्स यूज किए हैं अगर फर्स्ट टू 7th फ्लोर जाने के लिए, डेफिनेटली मोर वर्क किए हैं, तो वर्क इज ए पाथ फंक्शन, हीट इज ए पाथ फंक्शन, ठीक है। एक हम पढ़ेंगे हीट कैपेसिटी इज ए पाथ फंक्शन, ठीक है। सो W, Q and C ध्यान रखना है, W, Q and C आर पाथ फंक्शंस। पाथ फंक्शंस में क्या होता है, पाथ फंक्शंस में यूज होती है इनिशियल, और पाथ फंक्शन पाथ पे डिपेंड करता है, स्टेट फंक्शन सिर्फ इनिशियल एंड फाइनल स्टेट पे डिपेंड करता है, इस बात पे डिपेंड नहीं करता कि पाथ कौन सा यूज हुआ। नेक्स्ट बात आती है आपकी टाइप्स ऑफ प्रोसेसेस। आपकी 3 टाइप की आपकी हमारी कितनी टाइप की प्रोसेस होंगी, 4 टाइप्स की। 4 टाइप्स की प्रोसेस हमें पढ़नी है, फर्स्ट आइसोथर्मल, सेकंड एडियाबैटिक, थर्ड हमें पढ़नी है आइसोबैरिक और आइसोकोरिक। एकदम सिंपल सी बात है, आइसो मतलब आप समझिए सेम, अगर आपकी आइसोथर्मल मतलब सेम टेम्परेचर, मतलब टेम्परेचर है कांस्टेंट, मतलब dt क्या हो गया, 0। अब जिस प्रोसेस में टेम्परेचर कांस्टेंट बना रहे उसे हम क्या कह देंगे, आइसोथर्मल प्रोसेस। एडियाबैटिक का मतलब होता है हीट, एडियाबैटिक का मतलब किससे रिलेटेड होता है, हीट से। मतलब आप प्रोसेस इन विच देयर इज नो एक्सचेंज ऑफ हीट बिटवीन द सिस्टम एंड इट्स सराउंडिंग, उसे हम क्या कह देंगे, एडियाबैटिक प्रोसेस। मतलब इसमें क्या हो जाता है, डेल क्यू 0, क्या हो जाता है, डेल क्यू 0, ठीक है। नेक्स्ट आता है आइसोकोरिक। आइसो मतलब क्या बताया मैंने आपको, क्लियरली बताइए, सेम बार मतलब बार किसकी यूनिट है, तो प्रेशर, तो सेम प्रेशर। अ प्रोसेस इन विच द प्रेशर ऑफ द सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट थ्रू आउट, तो इसमें क्या हो जाता है, डेल्टा P0, क्या हो गया, डेल्टा P0। इंपॉर्टेंट एंड बेसिक फंडामेंटल टर्म्स हैं जो हमें पढ़नी है। आइसोकोरिक, आइसो मतलब फिर से मैं बता देता हूँ सेम, और कोरिक मतलब आपका वॉल्यूम। तो सेम अगर वॉल्यूम हो मतलब वॉल्यूम में कोई चेंज ना हो, मतलब वॉल्यूम ऑफ द सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट, तो उसे हम क्या कह देंगे, आइसोकोरिक। इसके लिए डेल्टा भी क्या हो जाता है, 0। चलिए
नेक्स्ट आती है आपकी दो इंपॉर्टेंट प्रोसेस, रिवर्सिबल प्रोसेस एंड इरिवर्सिबल प्रोसेस। रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल प्रोसेस, ठीक है। रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल प्रोसेस में आपको क्या पढ़ना है, IRR, ठीक है, IRR, ठीक है। इरिवर्सिबल प्रोसेस, सो रिवर्सिबल प्रोसेस इन विच बोथ द सिस्टम एंड इट्स एनवायरनमेंट कैन रिटर्न टू एग्जैक्टली द स्टेट्स दे वर इन बाय फॉलोइंग द रिवर्स पार्ट, ठीक है। मतलब इसमें क्या होता है, रिवर्सिबल प्रोसेस होती हैं एंड ऑल नेचुरली अकरिंग प्रोसेसेस आर इरिवर्सिबल, ठीक है, एंड दे आर स्पॉन्टेनियस एज वेल, दे आर स्पॉन्टेनियस। स्पॉन्टेनियस वर्ड क्या है वो भी मैं बताऊंगा आगे। इरिवर्सिबल क्या है, एन इरिवर्सिबल प्रोसेस इज वन इन विच द सिस्टम एंड इट्स एनवायरनमेंट कैन नॉट रिटर्न टुगेदर टू एग्जैक्टली द सेम स्टेट्स दैट दे वर इन, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है। आप इसको ऐसे समझ सकते हैं, जैसे मैंने एक वेइंग बैलेंस लिया, यहाँ पे कुछ बैलेंस कर रखा है मैंने, और यहाँ पे जो प्लेट है उस पर मैंने बहुत सारे सैंड पार्टिकल्स यूज कर रखे हैं, ठीक है। तो अगर मैं ये जो सैंड पार्टिकल्स है ना, रिवर्सल प्रोसेस में नंबर ऑफ या यू कह सकते हैं आप सक्सेशन ऑफ इक्विलिब्रियम स्टेप्स होते हैं। मतलब जैसे मैंने एक पार्टिकल को रिमूव किया, इमीडिएटली इक्विलिब्रियम अटेन हो जाता है, फिर से एक पार्टिकल ऐड किया, इमीडिएटली इक्विलिब्रियम अटेन हो जाता है। तो ये रिवर्सिबल प्रोसेसेस हैं जिसमें बोथ द सिस्टम एंड इट्स एनवायरनमेंट या सराउंडिंग कैन रिटर्न टू एग्जैक्टली द स्टेट्स दे वर इन फॉलोइंग बाय द रिवर्स पार्ट, ठीक है। ये आपका रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल प्रोसेस से हो गया। नेक्स्ट बात पे मूव करेंगे, जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या कहता है, अगर कोई ए बी के साथ इक्विलिब्रियम में और सी के साथ भी इक्विलिब्रियम में, तो बी और सी आपस में भी क्या होंगे, इक्विलिब्रियम में। कौन से इक्विलिब्रियम, थर्मल इक्विलिब्रियम। सिंपल सी बात है, इफ ए बॉडी सी बी इन थर्मल इक्विलिब्रियम विद टू अदर बॉडीज, सी इक्विलिब्रियम में ए के साथ भी और बी के साथ भी, अगर ऐसा है थर्मल इक्विलिब्रियम में, सो ए और बी भी क्या हुए आपस में, थर्मल इक्विलिब्रियम में। बस इतना सा है जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। चलिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस कर लेते हैं फॉर नीट एग्जाम। नीट एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 1, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंटेंसिव प्रॉपर्टी। इंटेंसिव पूछा हुआ, इंटेंसिव मतलब जो किस पे डिपेंड करे, जल्दी से बताइए, नेचर पे, जो क्वांटिटी पे डिपेंड ना करे, मतलब डिवीजन के साथ एंटायर प्रॉपर्टी चेंज, मतलब डिवीजन के साथ जो एंटायर अमाउंट था उसकी प्रॉपर्टीज और जो डिवीजन वाली प्रॉपर्टीज हैं वो सेम रहें। तो टेम्परेचर, टेम्परेचर क्या चेंज होगा, बिल्कुल नहीं होगा। टेम्परेचर चाहे आप 1 लीटर वाटर लो या 100 लीटर वाटर लो, अगर एक ही लेवल पे, तो टेम्परेचर दोनों का सेम रहना चाहिए। विस्कोसिटी सेम रहेगी, सरफेस टेंशन सेम रहेगी, बिल्कुल ठीक बात है। ऑल ऑफ दीज आंसर होना चाहिए। सो द प्रॉपर्टीज ऑफ द सिस्टम वैल्यू ऑफ विच इज इंडिपेंडेंट ऑफ द अमाउंट, मतलब जो क्वांटिटी पे डिपेंड ना करें, नेचर पे डिपेंड करें, आर कॉल्ड इंटेंसिव प्रॉपर्टीज। एग्जांपल विस्कोसिटी, सरफेस टेंशन, टेम्परेचर, प्रेशर एटसेट्रा। वॉल्यूम क्या है, वॉल्यूम चेंज होती है, मास चेंज होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट स्टेट फंक्शन। स्टेट फंक्शन मतलब जो क्या हो, पाथ फंक्शन, जो क्या हो, मतलब उसने डायरेक्टली पूछा है कि जो स्टेट फंक्शन नहीं है, मतलब जो क्या है, पाथ फंक्शन, मतलब जो डिपेंड करेगी उसने वो पाथ अटेन कैसे किया है, पाथ अटेन कैसे किया है। बस Q प्लस डब्ल्यू, डब्ल्यू क्यू एच माइनस टी। मैंने क्या कहा था, डब्ल्यू वर्क कैसा हुआ है, कौन से पाथ के थ्रू, मैं फर्स्ट फ्लोर से 7th फ्लोर पे गया हूँ, ठीक है, मैंने स्टेयर्स यूज किया, मैंने लिफ्ट यूज किया, क्या यूज किया, तो उस वो बताता है कि पाथ फंक्शन है डब्ल्यू, बिल्कुल ठीक बात है। क्यू इज पाथ फंक्शन, क्यू भी क्या है आपका, पाथ फंक्शन। चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। द थर्मोडायनेमिक पैरामीटर्स विच डिपेंड ओनली अपॉन द इनिशियल एंड फाइनल स्टेट ऑफ द सिस्टम आर कॉल्ड स्टेट फंक्शन, सच एज एंथैल्पी H, Q प्लस W होता है, गिव्स फ्री एनर्जी G, H माइनस TS, while those parameters which depend on the path by which the process is you can say performed rather than the initial or final states are called path functions, such as work and heat, work and heat, ठीक है। ये आप एग्जांपल दे सकते हो, work and heat, so second and third, सो सेकंड एंड थर्ड, विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट स्टेट फंक्शन। सो वर्क एंड हीट ये आपके स्टेट फंक्शन नहीं है, ये आपके स्टेट फंक्शन नहीं है, ये आपके पाथ फंक्शन है। डब्ल्यू क्यू एंड सी पाथ फंक्शन, फिर से रिपीट कर देता हूँ, डब्ल्यू क्यू एंड सी पाथ फंक्शन है जी। क्वेश्चन नंबर 3 पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि फॉर द प्रोसेस टू अकर अंडर एडियाबैटिक एडियाबैटिक, आइसोथर्मल, आइसोकोरिक, आइसोबारिक, आइसोकोरिक वॉल्यूम कांस्टेंट, आइसोबारिक प्रेशर कांस्टेंट, एडियाबैटिक हीट कांस्टेंट, आइसोथर्मल टेम्परेचर कांस्टेंट। एडियाबैटिक कह रहा है कि dt 0 कर दो, अगर dt 0 है तो बिल्कुल देख लो कहाँ पे मैच कर रहा है, डेल्टा G 0, बिल्कुल ठीक है। डेल्टा P आइसोबारिक Q 0, डेल्टा Q 0 मतलब बोलो जल्दी, हीट फ्लो 0 मतलब एडियाबैटिक, और W 0 ये हो गया। चलिए मूव करेंगे। फॉर द पर्पस टू प्रोसेस टू अकर अंडर एडियाबैटिक कंडीशंस, Q क्या होना चाहिए, 0, Q क्या होना चाहिए, 0। वो एडियाबैटिक कह रहा है, क्या कह रहा है वो, एडियाबैटिक। तो अगर आइसोथर्मल होता तो क्या होता, डेल्टा T, और अगर डेल्टा Q है तो क्या होगा, एडियाबैटिक, बिल्कुल ठीक बताया। DT नहीं, सॉरी, आइसोथर्मल में होता है, ठीक है, DT लिख दिया था बाय मिस्टेक, DQ,
ओके, डी क्यू क्या हो जाएगा 0, तो नॉट ए नॉट बी नॉट डी ओनली सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, क्या होना चाहिए फॉर द प्रोसेस टू अकर अंडर एडियाबैटिक कंडीशंस, क्यू क्या होना चाहिए 0। भाई आइसोथर्मल में टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है, एडियाबैटिक में हीट कांस्टेंट रहती है, मतलब हीट फ्लो 0 होता है, और आपके आइसोकोरिक में वॉल्यूम और उसमें आइसोबारिक में प्रेशर। ठीक है, इट मींस इन केस ऑफ एडियाबैटिक कंडीशंस हीट कैन नॉट फ्लो फ्रॉम सिस्टम टू सराउंडिंग एंड सराउंडिंग टू सिस्टम। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 पे मूव करेंगे। व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर द फ्री एक्सपेंशन ऑफ एन आइडियल गैस अंडर एडियाबैटिक कंडीशंस। ठीक है, फ्री एक्सपेंशन हो रहा है, तो फ्री एक्सपेंशन के केस में क्या होता है, इन एडियाबैटिक प्रोसेस हीट एक्सचेंज इज कांस्टेंट, मतलब डी क्यू क्या होना चाहिए जी 0। अगर क्यू 0 है फॉर फ्री एक्सपेंशन डब्ल्यू तो 0 होता है, तो डेल्टा टी भी क्या हो गया 0, बिल्कुल ठीक बात है। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, द वॉल्यूम ऑफ गैस इज रिड्यूस टू हाफ फ्रॉम इट्स ओरिजिनल वॉल्यूम द स्पेसिफिक हीट। अरे स्पेसिफिक हीट आपकी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, इंटेंसिव प्रॉपर्टी है, इस बात पे तो ध्यान दें, स्पेसिफिक हीट आपकी इंटेंसिव प्रॉपर्टी है, तो चाहे वॉल्यूम को हाफ कर लो या डबल कर लो या ट्रिपल कर लो तो कुछ भी चेंज नहीं होगा। तो स्पेसिफिक हीट डज नॉट डिपेंड अपॉन द वॉल्यूम ऑफ सब्सटेंस, इट इज एन इंटेंसिव प्रॉपर्टी जो डिपेंड करती है नेचर पे। सब्सटेंस सेम है, अगर सब्सटेंस सेम है तो क्या होगा, सब्सटेंस सेम है तो आपका बिल्कुल वही रहेगा, क्या स्पेसिफिक हीट सेम रहेगी दोनों की, मतलब डज नॉट चेंज। क्वेश्चन नंबर 6 आपको ट्राई करना है, विच वन अमंग द फॉलोइंग इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर द राइट रिलेशनशिप बिटवीन सीपी एंड सीवी फॉर 1 मोल ऑफ एन आइडियल गैस। बिल्कुल अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 7, द करेक्ट ऑप्शंस फॉर फ्री एक्सपेंशन ऑफ एन आइडियल गैस अंडर द एडियाबैटिक कंडीशन इज वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है द वर्क डन ड्यूरिंग द एक्सपेंशन ऑफ ए गैस फ्रॉम ए वॉल्यूम 4 डेसीमीटर क्यूब टू 6 डेसीमीटर क्यूब, मतलब V1 V2 दे रखे हैं, अगेंस्ट ए कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर जो आपको दे रखा है 3 atm, बिल्कुल ठीक है, P एक्सटर्नल दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 9 आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट फॉर ए रिवर्सिबल प्रोसेस इन ए स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम, बिल्कुल ठीक बात है, आपको स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम के केस में, रिवर्सिबल के केस में इनमें से करेक्ट स्टेटमेंट मतलब करेक्ट वाला फॉर्मूला चूज कर लेना है। चलिए मूव करें क्वेश्चन नंबर 10 पे, द करेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन फ्री एनर्जी एंड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K ऑफ रिएक्शन इज, बताइए कितना इजी एकदम से, तो इनमें से आपको चूज करना है। तो ये क्वेश्चन नंबर 10 5 6 5 तो मैंने डिस्कस किया, 6 7 8 9 10 आपको ट्राई करने। सो थैंक यू सो मच।